हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90% नॉर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। तो ये कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो ये बल्क ड्रग्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एपीआई और स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करता है। ये कंपनी जो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी इसने लगातार 5 फोल्ड ग्रोथ दिखाई है। मेरे को हैरान कर देने वाली ग्रोथ थी भाई 2-3 महीनों में। तो अब अगर मैं कंपनी के सेकंड पॉइंट पे चलूँ, फिगर्स पे, तो अगर मैं आपको फिगर्स दिखाऊँ तो इसका मार्केट कैप 5158 करोड़ है। ये आपको 878.65 रुपीज़ में मिल रहा है एज ऑन 26 अगस्त 2020। इसका 52 वीक हाई 900 रुपये के आसपास है और 52 वीक लो 146 के आसपास है। बुक वैल्यू है इसका 138.58 रुपीज़, जिसका मतलब ये है कि आपको अभी ये स्टॉक 6.5-7 गुना ज़्यादा बुक वैल्यू में मिल रहा है और इसका स्टॉक पी है 12.78। डिविडेंड यील्ड इसका 0.34% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 67.94% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 56.11%। ये फिगर्स मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ इसने 3 साल में 38.66% किया है। ये देखिए, मैं इस 5 फोल्ड ग्रोथ के बारे में बात कर रहा था। स्लोडाउन के कोरोना वायरस स्लोडाउन के टाइम पे 164 में मिल रहा था और अभी ये मिल रहा है 849 रुपीज़ में। बहुत ज़्यादा भयानक ग्रोथ है ये। कंपनी के प्रोज हैं, कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज है। तो कंपनी के कंपेटिटर्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। सन फार्मा इंडस्ट्री, जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े फार्मा कंपनीज में से अब उसको गिना जाता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, सिप्ला, ऑरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, कैडिला हेल्थ, बाप रे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने बेहतरीन तरीके से इसने पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ग्रोथ किया है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये काम की चीज़ है। 2010 से आप ये ग्रोथ देखिए कितना ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। सिर्फ 2015 छोड़ के इसने बहुत ज़्यादा बड़े फिगर्स में इसने सेल्स ग्रोथ करी है। पहले मटेरियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब इसने अभी 70% से लेके 56% तक ला दिया है। शायद अब ये ज़्यादा और ज़्यादा जगहों में खर्चे करने लगा है। पहले एम्प्लॉई और अदर कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट मतलब अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्चा करना, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह, इन सब में बेसिकली एम्प्लॉयज़ में खर्चा करना। तो पहले 3% था, अभी 5% हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अदर कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है। 11% से लेके अभी 30% पे। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी देखें तो 31% है। एक्चुअल फिगर में 30%। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिया है। इंटरेस्ट भी धीरे धीरे अब कंपनी का कम होने लगा है, क्योंकि इसने डेप्ट कम किया है, वो हम देखेंगे। अर्निंग पर शेयर इसका पिछले साल 63.5 आया था। बहुत ही डिसेंट अर्निंग पर शेयर है। आप ये फिगर्स देख लीजिए, आपके काम की है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिगर्स देखने को मिलेगा आपको। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल में इसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है। हाँ, इंक्रीज़ किया है, डेप्ट मंगवाया है, कैपिटल डाइल्यूट हुआ है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा सीधे 100 करोड़ 200 करोड़ का शेयर कैपिटल नहीं बढ़ाया है। रिजर्व्स आप देखेंगे तो इसने डिसेंट रिजर्व्स बढ़ाए हैं। बोरोइंग्स आप देखिए, बोरोइंग्स मुझे दिखाना था, 453 तक जा चुकी थी मार्च 2016 में। ये 3-4 सालों में इसने इतना ज़्यादा कम कर दिया कि अब ये 59 करोड़ पे है बोरोइंग्स। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिगर देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कंपनी अब डेट फ्री हो ही जाएगी फाइनली। अगर मैं अब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो दिखाऊं तो कैश फ्लो में इसने पहले मार्च 2015 का ईयर हमारे लिए एक्सेप्शनल है, क्योंकि उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ नेगेटिव दिखा रहा था। मार्च 2015 साल कंपनी के लिए ख़राब था। इसको छोड़ के हम देखें तो हर साल इसका पॉजिटिव रिटर्न आया है। और पिछले साल आप देख लीजिए 471 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का आता है 400-500 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट परचेज हर साल इसलिए परचेज करती है, कोई कुछ ना कुछ अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट भी परचेज करती है, तो ये इन्वेस्ट करती है अपने आप में प्रॉफिट को।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग शुरू में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स में पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है इसने बोरोइंग्स पे करने में, इंटरेस्ट भी पे करती है इस अब बोरोइंग्स कम होने के बाद शायद उतना इंटरेस्ट अब पे करना ना पड़े। आप ये फिगर्स देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बढ़े, 68% पे अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बाप रे। डेटा डेज इसने बहुत कम कर दिया था, 17 दिन का कर दिया था डेटा डेज, लेकिन अभी 54 पे है, जिसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री का थोड़ा दिक्कत है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी 5.66 दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट को भी कवर करने के लिए इसके पास पॉजिटिव पॉइंट है। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे चलूँगा, मैनेजमेंट एनालिसिस में। तो ये आप मैनेजमेंट एनालिसिस में आप सब फिगर्स देख सकते हैं, पॉज करके आप देख लीजिए ये सारे फिगर्स, मैं आपको सही स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एक सेकंड। हाँ, आप पॉज करके इसको देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको, ये इसमें 2-3 नाम बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, मैं वो सब बता दूंगा आपको। सबसे पहला नाम जो आपको देखने को मिलेगा वो है राजेंद्र मोहन मल्ला। आपको इसमें ये हैं कंपनी के चेयरमैन, 67 एज है इनकी। ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना अंडर ग्रेजुएशन किए हैं और MBA कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर चुके हैं। इन्होंने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं IDBI बैंक लिमिटेड के, डायरेक्टर थे PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज एंड असिस्टेंट मैनेजर सिंडिकेट बैंक लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत नॉलेज है ऑफकोर्स। तो अब आपको यहाँ पे दूसरा जो नाम देखने को मिल रहा होगा वो है ये वरिंदर गुप्ता HUF। वरिंदर गुप्ता के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, माया देवी पॉलीकॉट लिमिटेड, 17% का स्टेक है प्रोमोटर होल्डिंग में। तो ये है कौन माया देवी पॉलीकॉट लिमिटेड, मैं बताऊँगा है कौन। ये देखिए माया देवी पॉलीकॉट लिमिटेड का ये डायरेक्टर डिटेल्स हैं, डिम्पल गुप्ता, वरिंदर गुप्ता, विकास गुप्ता, तीनों गुप्ता फैमिली के मेंबर्स, और मेन इनके जो हेड हैं वरिंदर गुप्ता हमको अलग से भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वरिंदर गुप्ता इसमें बोर्ड मेंबर हैं। इन्होंने IIM कलकत्ता से अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है। ये बोर्ड मेंबर हैं माया, जैसा कि मैं आपको बताया, माया देवी पॉलीकॉट लिमिटेड, IOL लाइफ साइंस लिमिटेड, और चेयरमैन अभी नहीं है, पहले थे 4 महीने के लिए चेयरमैन बने थे IOL केमिकल्स के, लेकिन फिर ये वापस मैनेजिंग डायरेक्टर में है IOL केमिकल्स। हाँ, ये अब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। राजेंद्र मोहन मल्ला के बारे में आपको बता दिया। तो मैनेजमेंट तगड़ा लग रहा है मुझे, भरोसा कर सकता हूँ मैं, इसमें कुछ टेंशन लेने की तो बात नहीं है। मुझे कुछ, मैंने गूगल पे सर्च भी किया था, कुछ इनके नाम पे कोई कंट्रोवर्सी, फ्रॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो अब मैं इसके चौथे पॉइंट पे चलूँगा जो है इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में। इंडस्ट्री एंड पीयर्स, हाँ। तो अब मैं आपको सबसे पहले बेसिक आपको बताता हूँ। ये जो स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री में इसका है। एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स API और बल्क ड्रग्स में इसका 66% रेवेन्यू है, और स्पेशलिटी केमिकल्स में इसका 34% रेवेन्यू है। अब मैं स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ सेक्टर के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मुझे आपको बेसिक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला बेसिक केमिकल्स, दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, तीसरा एग्रो केमिकल्स। इसका एक पार्ट है 1/3 स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स पिछले 5 साल में 14% का ग्रोथ दे चुका है। 2020 के एंड तक पूरी दुनिया का अगर वैल्यूएशन किया जाए तो $70 बिलियन तक का ये इंडस्ट्री बन जाता है। 2022 तक ये सीधा $372 बिलियन तक पहुंच जाता है, उसका वैल्यूएशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन मैं कहूँगा। तो 5 गुना रिटर्न मुझे 2 साल में देखने को मिल रहा है, तो कुछ तो बात है इस सेक्टर में। और मैं आपको बता दूं, जेनेरिक ड्रग्स, इंडिया जो है जेनेरिक ड्रग्स में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनेरिक ड्रग्स। और ये जो कंपनी है IOL फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड काफ़ी हद तक इसमें बड़ा शेयर रखती है, क्योंकि ये 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा मिला है इसको, इंडिया IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को। अभी थोड़े टाइम पहले इसने 19 मार्च 2020 को डिविडेंड अनाउंस किया था, ₹3 पर शेयर। और अगर मैं इन सब चीज़ों को मिला के देखूँ तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है
कि इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है और कंपनी में भी ग्रोथ है। तो अब मैं आपको इसका बेसिक माइलस्टोन्स दिखाना चाहूँगा। 1986 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1991 में ये एसिटिक एसिड प्रोडक्शन चालू कर दी थी। 1996 में इथाइल एसीटेट प्रोडक्शन, 1999 में एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोडक्शन चालू कर दी थी। 2000 में इसने आइबुप्रोफेन प्लांट चालू कर दिया था। आइबुप्रोफेन का मैं बता दूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोवाइडर है आइबुप्रोफेन की। अब 2006 में इसने अपना कोजनरेशन प्लांट चालू कर दिया था। 2009 में ये 3 और केमिकल्स को चालू कर दी थी, मैं अब नाम लेने में थक चुका हूँ। 2012 में इसने अपना एक मल्टीपर्पज़ प्लांट चालू कर दिया। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का ट्राई कर रही है, जिसका मतलब ये है कि मैं एक इंडस्ट्री हूँ और मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल चाहिए होता है मुझे प्रोडक्शन करने के लिए, तो मैं रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हूँ। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो मेरे गुड्स का भी प्राइस बढ़ जाएगा और बेसिकली मेरा प्रॉफिट कम आएगा और मैं मार्केट में ज़्यादा रेट से बेचूंगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, अपने बैकवर्ड चीज़ों को जो मेरी चल रही हैं, जैसे मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मेरे बैकवर्ड क्या है, मैं रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो मैं उसमें इंटीग्रेट करूँगा, मैं इसको भी अपने बिजनेस का पार्ट बना दूंगा। तो मतलब मैं रॉ मटेरियल्स बनाना भी चालू कर दूंगा। तो अब ये कंपनी अपने बेसिक रॉ मटेरियल्स बनाना भी चालू कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन पॉजिटिव साइन लगा मुझे। तो अब अगर मुझे अपने 5 स्टार एनालिसिस में से इसको पॉइंट देना होगा तो मैं थोड़ा सा मुझे कंपनी से पैसा नहीं मिला है, मुझे बायस्ड एनालिसिस मैं नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ये स्टॉक पसंद आया है। तो मैं कंपनी को 1 दूंगा, फिगर्स को मैं ऑफकोर्स 1 दूंगा। मैनेजमेंट पे मुझे भरोसा है, मैं मैनेजमेंट को 1 दूंगा। इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में मुझे बहुत बेहतरीन फिगर्स मिले हैं, इसलिए मैं इसको 1 दूंगा। और ओपिनियन अगर मैं बताना चाहूँ बाय सेल होल्ड पे, जो कि मैं अभी बताया नहीं, माफ़ कीजिएगा, भूल गया था। तो आप देखिए यहाँ पे 164 में मुझे मिल रहा था, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और अभी ये मिल रहा है 849 में। तो मुझे लग रहा है हो सकता है मैं अपने इस ट्रेंड को चूक गया और अभी अगर ख़रीदूँ तो क्या पता फ्यूचर में डाउन हो जाए। लेकिन अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे जाऊँ और इसके फ्यूचर्स को देखूँ मैं, तो मैं इसमें हर चीज़ मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो इसको मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बाय करूँ, सेल करूँ या होल्ड करूँ, क्या करना है मुझे। लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर अभी मैं लॉन्ग टर्म का सोचूं तो मैं ज़रूर इसको बाय करूंगा, और अगर फ्यूचर में इसका प्राइस कम भी होता है तो मैं इसको एवरेज कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे भरोसा है प्रॉफिट देने वाली है। तो ओवरऑल हमारा 4.5 स्टार्स निकलता है 5 में से। काफ़ी बेहतरीन वैल्यूएशन दिया है मैंने इस कंपनी को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।